हेलो बच्चों, द गसिप जोन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष गोस्वामी है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं फिजिक्स का, जो कि सीजी बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। और यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस डील करने वाले हैं बच्चों। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका मैं लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उसका सॉल्यूशन भी करूंगा यहाँ पे। तो आप एकदम तैयार रहिए और दिल थाम के बैठिए और बहुत फोकस के साथ वीडियो को देखिए और समझिए। तो चलो बच्चों, आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं बायोट-सेवर्ट लॉ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। ठीक है, तो यहां तो आज का टॉपिक है अपना कहां से, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। मैग्नेटिज्म से टॉपिक है हमारा आज का, वो है बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो पहला सवाल हमारा होना चाहिए कि बायोट-सावर्ट लॉ है क्या और इसका जरूरत हमको क्यों पड़ा। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था कि जब किसी करंट कैरिंग वायर से, है ना, करंट फ्लो होता है, तब उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यह बात हमको ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट से करके दिखाया था और हमको बताया था कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट हमको यह बोलता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हमारा सवाल उठता है बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब वैल्यू कितना होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमको नहीं पता। ये हमारा सवाल है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये चीज हमको नहीं पता। ओस्टेड ने बस हमको ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बट उसका वैल्यू कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमको नहीं बताया। तो ये चीज को जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बायोट-सावर्ट लॉ। और ये लॉ ने हमको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हमको बायोट-सावर्ट लॉ ने बताया कि मान के चलते हैं एक रैंडम शेप में एक मैं वायर लेता हूं और इसमें करंट फ्लो कराता हूं, तो ये वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसको मैं बोल दूंगा करंट कैरिंग वायर। अब बच्चों, बायोट-सावर्ट ने इसमें एक छोटा सा एलिमेंट काटा, छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ कितना है बच्चों, डीएल। छोटा सा एलिमेंट है जिसका लेंथ कितना है, डीएल। अब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये बन जाएगा करंट एलिमेंट। क्या बन जाएगा बच्चों, करंट एलिमेंट। एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका लेंथ डीएल है और उस एलिमेंट में करंट फ्लो करेगा, तो मैं उसको बोलूंगा करंट एलिमेंट डीएल। अब मान के चलो बच्चों, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसको चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ कोर्स। तो मान चलो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा क्या, यहां पे होगा क्या, यहां पे होगा क्या, तो हाँ मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल। कोई बोलेगा कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, हर जगह होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना होगा, यहां पे कितना होगा, यहां पे कितना होगा, क्या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, क्या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, ये हमारा डाउट है। तो इसको बायोट-सावर्ट लॉ ने बताया हमको कि मान के चलो इस करंट एलिमेंट से एक पॉइंट P है जो कि इस करंट एलिमेंट से कितना डिस्टेंस में है, r डिस्टेंस में है। कितना डिस्टेंस में है, r डिस्टेंस में है। और ये जो वेक्टर r है, ये वेक्टर dl के बीच में एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो याद रखना बच्चों, r जो डिस्टेंस है यहाँ पे वेक्टर है, ठीक है, इसको मैं पोजीशन बोलूंगा, और यहाँ पे dl लेंथ है, इसका भी डायरेक्शन होगा, जिसके नाम से इसको भी मैं बोलूंगा वेक्टर। दो वेक्टर है तो इनके बीच में एक एंगल बन जाता है थीटा। ठीक है सर, हमको ये समझ में आया कि आपने एक वायर लिया, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, फिर आपने एक छोटा सा एलिमेंट काटा, उस एलिमेंट का लेंथ ले लिया डीएल, और आपने इसमें करंट फ्लो कराया, तो आपने हमको बताया कि यहाँ पे एक करंट एलिमेंट है। फिर आपने हमको बताया कि यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट, कहीं पे भी एक पॉइंट पी ले लिए, और वो पॉइंट पी इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस में है। फिर ये बताया आपने कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। इतना हमको बताया। तो यस, मैंने आपको इतना ही कुछ बताया। अब यहां पे बच्चों छोटा सा एलिमेंट है करंट एलिमेंट,
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा सा होगा, जिसको मैं बोलूंगा डीबी। ठीक है, डीबी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट के ऊपर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि भाई करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जितना कम करंट होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये एक रिलेशन उन्होंने जाना और हमको बताया इस लॉ के अकॉर्डिंग कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस करंट एलिमेंट, या एलिमेंट बोल सकते हो या वायर बोल सकते हो। और ये जो डीबी है ये फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ दिस करंट एलिमेंट के, करंट एलिमेंट के लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पता है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस करंट एलिमेंट एंड डिस्टेंस। तो यहां पे साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा और साइन थीटा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ओके, और साथ ही साथ हमको पता चला इस लॉ के थ्रू कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये आर के स्क्वायर के। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट पी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये बात हमको बताया किसने, बायोट-सवर्ट लॉ ने। तो बायोट-सवर्ट लॉ ने हमको क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू wire and directly proportional to the length of element, and it is directly proportional to the sine of angle between current element and position vector of point P, and is that inversely proportional to the square of distance between current element and point P. ओके, ये सब हमको बताया। इसको मैं कंबाइनली लिखूं बच्चों, इसको मैं कंबाइनली लिखूं किसको, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन सबको कंबाइनली लिखूं तो हो जाएगा ये आई डीएल साइन थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर। आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और जब बच्चों इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं, यहां पे एक कांस्टेंट आता है के आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और ये के क्या है तुम्हारा बच्चों, एक कांस्टेंट है जिसको मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलूंगा। फिर एसआई यूनिट में बच्चों, एसआई सिस्टम में इस के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पाया गया, ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, जहां पे म्यू नॉट को बोलता हूं मैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरीके से डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। मतलब कि यहां पे जो बायोट-सवर्ट से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमको बायोट-सवर्ट लॉ बताता है मैग्नीट्यूड को। और डायरेक्शन जानना है बच्चों, डायरेक्शन को तो पता कर सकते हैं अपन राइट हैंड थंब रूल से। हमको क्या करना है, करंट यहाँ पे है, ये वायर है, समझो ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर, तो राइट हैंड का बच्चों थंब को करंट के डायरेक्शन में करना है, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में करना है। फिर अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, कर्ल फिंगर यहाँ पे देखो कैसा जा रहा है, कर्ल फिंगर अंदर की ओर जा रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है कि यहाँ से पी पॉइंट में अंदर की ओर घुस रहा है मेरा उंगली, ठीक है, फिंगर्स। तो यहाँ पे ये घुस रहा है, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो क्या है बताओ, इनटू द प्लेन मतलब अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर, ठीक है। और जैसे कि यहां से करंट डाउनवर्ड जाता तो वहां से क्या हो जाता, आउटसाइड द प्लेन, ऐसे बाहर की ओर। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, यदि करंट नीचे जाता तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर होता। तो उसको डायरेक्शन को हम आराम से राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। और ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को हम बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड को बायोट-सवर्ट लॉ से बता सकते हैं और डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। और बच्चों यहां पे मैंने बताया क्या शब्द, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट को बोलते हैं। ये है क्या, तो बच्चों परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसका मतलब है वैक्यूम में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका इफेक्ट क्या होगा इस मीडियम में, वो मैटर करता है। वैसे वैक्यूम तो मीडियम नहीं है, वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये चीज बताता है म्यू नॉट।
ठीक है, मतलब कि अलग अलग मीडियम का अपना परमीएबिलिटी होता है। परमीएबिलिटी जैसे कि देखा जाए वाटर है, उसका परमीएबिलिटी अलग होगा, कोई भी मीडियम ग्लास ले लो, अलग अलग मीडियम का अलग अलग परमीएबिलिटी होगा। परमीएबिलिटी ज्यादा होगा तो वहां पे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और बच्चों इसका जो वैल्यू पाया गया है, किसका वैल्यू पाया गया है, म्यू नॉट बाई 4 पाई का, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू पाया गया है, वो पाया जाता है 10⁻⁷। ठीक है, अब SI यूनिट निकालेंगे तो B का होता है टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का, और यहां पे आ जाएगा क्या, 1 मीटर कटेगा तो मीटर आएगा, और नीचे आ जाएगा करंट का एम्पियर। इसको मैं बोल सकता हूं टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसका SI यूनिट होगा। ठीक है, अब बच्चों कभी कभी क्या होता है पता है, म्यू नॉट आ जाता है, और म्यू नॉट का वैल्यू हमको पता नहीं चलता क्या है करके, तो देखो आराम से निकाल सकते हैं। म्यू नॉट निकालना है तो 4 पाई इधर चले जाएगा, इस तरीके से म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसका वैल्यू हो जाएगा। ये वैल्यू भी आपको याद रखना है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा किसके बारे में, बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में, और हमको ये पता चला कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो हमको पता चलता है बायोट-सेवर्ट लॉ से। कि भाई मेरे को यहाँ पे एक वायर है, इस वायर से इतना डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इतना डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इतना डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हमको पता चल गया कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमको पता चल गया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, आर पे डिपेंड करता है। ये डिस्टेंस आर ही है बच्चों, है ना, मतलब कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। इसका मतलब वायर करंट कैरिंग वायर के पास में रहेगा कोई पॉइंट, तो पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाएगा, वीक होते जाएगा, वीक होते जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है विद डिस्टेंस। ठीक है, और वैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू घटेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मान चलो मैं इस पॉइंट को कहां पे ले आऊं, वायर पे ले आऊं, तो वायर पे ले आऊंगा पॉइंट को, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, 0 डिग्री। ये पॉइंट P है, उस पॉइंट को P को वायर के ऊपर ही ले आया। मैं जानना चाहा कि भाई चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो वायर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वायर में, तो वायर पे पॉइंट P के लिए आऊंगा तो थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 0। और थीटा 0 होगा तो साइन 0 0 होता है, उस तरीके से पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। यदि कोई भी पॉइंट वायर पे, वायर के किसी भी पॉइंट पर, करंट कैरिंग वायर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। देखिए स्टेटमेंट बहुत ध्यान से याद कर लो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द वायर, करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज 0। तो करंट कैरिंग वायर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या होता है, 0। ये बात को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और हमको ये पता होना चाहिए करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, करंट के घटने से मैग्नेटिक फील्ड घटता है, लेंथ ऑफ एलिमेंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, लेंथ ऑफ एलिमेंट के घटने से मैग्नेटिक फील्ड घटता है, साइन थीटा के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, साइन थीटा के घटने से मैग्नेटिक फील्ड घटता है। वैसे ही जो डिस्टेंस है करंट कैरिंग वायर के, है ना, वायर से डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि किसी करंट कैरिंग वायर के नजदीक, नियर, पास में मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा होगा, और किसी करंट कैरिंग वायर से बहुत दूर पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, उसका वैल्यू बहुत कम आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मैं बायोट-सेवर्ट लॉ को खत्म करता हूं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, जिसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि 5 मार्क्स में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है सीजी बोर्ड के बोर्ड क्लास में, है ना, वो क्वेश्चन है तुम्हारा क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो बच्चों करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो आज का लेक्चर बच्चों मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में।